हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 101। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कहानी में हमने अभी तक देखा था, रणवीर की बात सुनकर डीमैन बेशर्मों की तरह हंसने लगा और कहा, प्यार प्यार माई फुड। वह मुझसे प्यार नहीं करता था, वह ज़िंदगी भर मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था। वह ज़िंदगी भर के लिए चाहता था कि मैं उसके टुकड़ों पर पलता रहूं, और डैडी ने भी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, जबकि मेरे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। बचपन से लेकर आज तक डैडी ने हमेशा उनकी ही फेवर की है। यहाँ तक कि तुम भी जानते हो रणवीर, अगर डैनियल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम कभी अंडरवर्ल्ड किंग नहीं बन सकते थे। ये पोजीशन तो डैनियल को कब की मिलने वाली थी, लेकिन तुम्हारे लिए उसने अपनी इस पोजीशन को से कदम पीछे ले लिए। फिर एक नफरत भरी स्माइल के साथ बोला, जितना एफर्ट डैनियल ने तुम्हारे लिए लगाया था ना, क्या वो ये सब मेरे लिए नहीं कर सकता था? जबकि मैं तो उसका सगा भाई था। क्यों नहीं दिया उसने मेरा साथ? इटली का इतना बड़ा माफिया था वो। तो रणवीर ने गुस्से से उसके मुंह पर एक जोर का पंच जड़ा और कहा, क्योंकि तुम्हारी नीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। डैनियल तुम्हारे सारे काले कारनामों के बारे में अच्छे से जानता था, और अगर तुम्हारे अंडरवर्ल्ड किंग की पोजीशन तुम्हें मिल जाती, तब तुम और भी ज़्यादा खुलेआम अपने कारनामों को अंजाम देते, और वह हमेशा से तुम्हें रोकता था। तो तुम क्या चाहते थे कि वह तुम्हारे इन काले कारनामों में तुम्हारा साथ देता? इतना हमने कल देखा था, अब आगे। हाजी ने दांत पीसते हुए कहा, तो तुम कौन से दूध के धुले हो रणवीर? तुम भी तो काले धंधे करते हो। तुम्हारे भी तो कई सारे इनलीगल धंधे हैं। क्या डैनियल उसके बारे में कुछ नहीं जानता था? फिर भी वो तुम्हारा साथ दे रहा था ना? इस बार वेदांत ने आकर हाजी की कॉलर को कसकर पकड़ा और दांत पीसते हुए बोला, पर रणवीर तुम्हारी तरह मासूम बच्चों के खून में ड्रग का जहर नहीं भरता है। मासूम बच्चियों को विदेश में जाकर बेचता नहीं है। और तुम अपनी तुलना रणवीर से कर रहे हो। हमारे हाथ तुम्हारी तरह हजारों मासूम लोगों के खून से रंगे हुए नहीं हैं हाजे, इसीलिए खुद से हमारी तुलना बिल्कुल मत करना। रुद्र ने रणवीर से कहा, रणवीर इसे जिंदा क्यों रखा है? मार क्यों नहीं देते? ये कमीना जीने लायक है ही नहीं। जो अपने भाई का ना हुआ वो किसी का सगा क्या होगा? रणवीर ने नफरत से हाजे को देखते हुए कहा, मार देते, पर इसके भाई की वजह से ही जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि डैनियल अपने भाई को कितना प्यार करता है, लेकिन सुकून से तो मैं अब भी इसे जीने नहीं दूंगा। तो हाजे ने भी हंसते हुए कहा, तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है रणवीर, मार दो मुझे, क्योंकि अगर मुझे जिंदा रखा तो कभी ना कभी तो तुम्हारी कैद से छूट ही जाऊंगा। उसके बाद डैनियल की बीवी बच्चों के साथ साथ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी नहीं छोड़ूंगा। हाजे का इतना कहना था कि रुद्र ने गुस्से से एक जोरदार पंच उसके मुंह पर जड़ दिया और उसके कॉलर को पकड़कर कहा, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू हमारे परिवार को छू भी पाए। हमारी कैद में है और हमें ही धमकी दे रहा है। रणवीर, जो काफी देर से हाजे को घूर रहा था, देख रहा था, वो थोड़ा हाजे के चेहरे के करीब गया और उसकी आंखों में खतरनाक तरीके से घूरते हुए कहा, मार कर तुझे सारी तकलीफों से आजाद नहीं करूंगा हाजे, बल्कि तेरी जिंदगी मौत से बेहतर बना दूंगा। अब सारी जिंदगी तू रणवीर रॉय कपूर की कैद में रहेगा, लेकिन तिल तिल करके मरेगा। तू डैनियल का भाई है तो तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तूने मेरे दोस्त की जान ली, उसके बीबी बच्चों के ऊपर हमला करवाया, तो तुझे क्या लगता है आसानी से तुझे छोड़ दूंगा? पूरी जिंदगी तू सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। कहकर रणवीर रूम से बाहर निकल गया। वेदांत और रुद्र भी उसके पीछे पीछे निकल गए। हाजिर चिल्लाता रह गया, रणवीर, मैं तुझे और तेरे परिवार को चिंता नहीं छोड़ूंगा। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, इसीलिए कह रहा हूँ मुझे मार दे। लेकिन रणवीर ने उसकी एक नहीं सुनी और बंगलों से बाहर आ गया। सनाया का छठा महीना शुरू हो गया था। उसका वेट भी पहले से काफ़ी बढ़ गया था। वहीं अनिरुद्ध उसका पूरा ध्यान रखता था। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां खत्म होने लगी थी और सनाया के दिल में अनिरुद्ध के लिए फीलिंग जागने लगी थी। सनाया भी अब धीरे धीरे डैनियल की यादों से बाहर आ रही थी और कहीं ना कहीं उसके दिल में अनिरुद्ध को अपना पति मान लिया था। हर बढ़ते वक्त के साथ अनिरुद्ध और आरव के बीच की बॉन्डिंग भी काफ़ी मजबूत हो गई थी। आरव अब सनाया से ज़्यादा तो अनिरुद्ध के साथ टाइम स्पेंड करता था। आज सनाया ऑफिस नहीं गई थी, वैसे भी अब वो कभी कभी ऑफिस जाया करती थी। अनिरुद्ध ऑफिस से घर आया तो उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन वाले भाव थे। सनाया जो वहीं हॉल में बैठी हुई थी, अनिरुद्ध को परेशान देखकर उसने अनिरुद्ध से पूछा, अनिरुद्ध क्या हुआ है तुम्हें? क्या आप भी परेशान लग रहे हो? अनिरुद्ध ने कुछ पल तक सनाया को देखा और फिर स्माइल करते हुए कहा, कुछ भी नहीं सनाया, तुम परेशान मत हो। हाँ, काम की वजह से थोड़ी बहुत टेंशन है। अच्छा, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, जब डिनर रेडी हो जाए तो मुझे बुला लेना। कहकर अनिरुद्ध पहले चेंज करने के लिए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं सनाया मन ही मन बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अनिरुद्ध कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, पर क्या? अनिरुद्ध स्टडी रूम की चेयर पर बैठा हुए सामने रखी फाइल को देख रहा था। उसका चेहरा अभी भी काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। उसने एक बार फिर उस फाइल को खोलकर पढ़ा और गुस्से में उसे फाइल को फेंकते हुए कहा, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी तक तो इन लोगों को सनाया और आरव की कोई फिक्र नहीं थी, अब अचानक से कैसे आरव के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है? आरव मेरा बेटा है और वो मैं अपना हक उस पर उन्हें नहीं जताने दूंगा। फिर कुछ सोचकर अनिरुद्ध ने एक नंबर डायल किया। सामने से फ़ोन रिसीव होते ही अनिरुद्ध ने उससे कहा, मुझे तुमसे मिलना है, 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कपूर मेंशन कुछ देर बाद अनिरुद्ध कपूर मेंशन पहुँच गया था। उसने रणवीर को ही फ़ोन किया था। अनिरुद्ध रणवीर के साथ उसके स्टडी रूम में मौजूद था। रणवीर इस फाइल को देख रहा था, जिसे देखकर अनिरुद्ध को परेशानी हो रही थी।
रणवीर ने कन्फ्यूजन से अनिरुद्ध की तरफ देखा और कहा कि लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, जबकि उन्होंने खुद सनाया और आरव को मेरे साथ यहाँ भेजा था और उसके बाद से तो उन्होंने कभी आरव की खोज खबर तक नहीं ली। और आज वह कह रहे हैं कि आरव उसके परिवार का हिस्सा है और उन्हें अब आरव का वापस चाहिए। क्या उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है? अनिरुद्ध चेयर पर से बैठे हुए फ्रस्ट्रेशन से बोला। वो चाहे कितना भी एफर्ट लगा ले, मैं आरव को किसी को नहीं दूंगा, वो मेरा बेटा है। रणवीर अपनी जगह बैठे हुए बोला। क्या तुमने इस बारे में सनाया से बात की? तो अनिरुद्ध ने कहा, नहीं, मैंने सनाया को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें पता है ना, वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है और इस हालत में मैं उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाहता। आरव को लेकर तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। रणवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, ये तुमने अच्छा किया जो अभी सनाया को कुछ भी नहीं बताया। बेहतर होगा कि उसके बताए बगैर ही हम इस मामले को सोल्व करने की कोशिश करें। तुम सही कह रहे हो, क्यों ना हम लोग वहीं जाकर उनसे बात करें, अनिरुद्ध ने कहा। रणवीर ने उसकी बात से एग्री करते हुए कहा, ओके, हम 2 दिन बाद ही इटली के लिए निकल रहे हैं। अब जो भी बात होगी उसमें आमने सामने ही होगी। माही वेदांश को अपने रूम में ले आई थी। वेदांश अपनी मम्मी को काफ़ी परेशान कर रहा था और सो भी नहीं रहा था, इसीलिए माही उसे अपने साथ ले आई थी ताकि रिया थोड़ा सा रेस्ट कर सके। रणवीर अभी तक रूम में नहीं आया था, इसीलिए माही वेदांश को अपने पास ही बेड पर लिटा के उसे बातें कर रही थी। वह खुद भी वेदांश के बगल में लेट गई थी। वेदांश भी माही के पास ही बहुत खुश रह रहा था। वेदांश से बातें करते करते माही की आंख लग गई, लेकिन वेदांश अभी भी नहीं सोया था। माही धीरे धीरे वेदांश को प्यार से थपकियां दे रही थी ताकि वो सो जाए, लेकिन वेदांश तो सोया नहीं। माही जरूर सो गई थी। कुछ देर बाद ही रणवीर रूम में आया तो सामने का नजारा देखा और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। माही वेदांश के ही बगल में लेटी हुई गहरी नींद में थी। उसका एक हाथ वेदांश के ऊपर था, वहीं वेदांश अपनी छोटी छोटी आंखों से इधर उधर देख रहा था और अपने छोटे छोटे हाथ पैरों को हिला रहा था। वह बहुत ही क्यूट लग रहा था, बिल्कुल एक गुड्डे की तरह। रणवीर जल्दी से चेंज करके वेदांश की दूसरी तरफ आकर लेट गया और वेदांश के छोटे से हाथ को पकड़कर उसे चूम लिया। वेदांश ने भी रणवीर की एक अंगुली को अपने छोटे से हाथ में पकड़ ली और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। रणवीर ने माही की तरफ देखा जो इस वक्त बेसुध गहरी नींद में थी। उसका एक हाथ अभी भी वेदांश के ऊपर था। वेदांश को थपकियां देते हुए माही उसी पोजीशन में सो गई थी। रणवीर ने प्यार से माही की गाल को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। उसे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उन दोनों के बीच में उनका ही बेबी सो रहा है। रणवीर को ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। वो इंतजार कर रहा था कि कब माही उसे ये गुड न्यूज़ सुनाएगी, इसीलिए तो वो जानबूझकर कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं करता था। हालांकि माही इसके लिए उस पर कई बार गुस्सा भी हो जाती थी, लेकिन रणवीर उसकी एक नहीं सुनता था। कुछ तो इसीलिए भी रणवीर ने तीसरे बेबी की जिद पकड़ ली थी, क्योंकि वो माही की पहली प्रेगनेंसी में उसके साथ नहीं था और ना ही वो अपने दोनों बच्चों के बचपन को जी पाया था। तभी वेदांश ने रोना शुरू किया। माही की नींद ना खुल जाए, इसीलिए रणवीर ने जल्दी से वेदांश को अपनी गोद में उठा लिया। वो वेदांश को गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेदांश और भी ज़्यादा रोने लगा। अब रणवीर को बच्चों को संभालना तो बिल्कुल नहीं आता था, उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। वो वेदांश को गोद में उठाकर बेड से खड़ा हो गया और इधर उधर टहलने लगा। वेदांश को चुप कराने लगा, पर वेदांश चुप ही नहीं हो रहा था। उसने वेदांश से कहा, अरे यार, तुम चुप क्यों नहीं हो रही हो? इतना रो क्यों रही हो? अब तो मैं तुम्हें घुमा रहा हूँ ना, अब चुप हो जाओ, जल्दी से चलो, वरना मेरी बेबी जाग जाएगी। रणवीर की बात सुनकर वेदांश और ज़्यादा जोर से रोने लगा और रणवीर को समझ नहीं आया कि वो रो क्यों रहा है। उसका एक मन हुआ कि वो माही को जगाकर पूछे कि वेदांश इतना रो क्यों रहा है। फिर माही को सुकून से सो रही थी और रणवीर का मन नहीं हुआ उसे नींद से जगाने के लिए और वो वेदांश को घुमाने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी रणवीर और वेदांश की प्रैक्टिस? क्योंकि रणवीर के मन में तो पूरे लड्डू फूट रहे हैं अपने छोटे से बेबी को देखने के लिए, लेकिन हमारी माही अभी तक राजी नहीं है। आपको क्या लगता है, रणवीर और माही को एक बेबी और प्लान करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके बताना और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लेकिन वेदांश अब उसे संभल नहीं रहा था और वहीं वेदांश के रोने की आवाज़ सुनकर माही की नींद भी खुल गई। उसने हड़बड़ाकर अपने बगल में देखा, उसे वेदांश नजर नहीं आया। फिर उसने पलटकर बालकनी की तरफ देखा तो बालकनी के पास ही रणवीर वेदांश को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। माही जल्दी से बेड से उठकर रणवीर के पास आई और उसके हाथ से वेदांश को लेते हुए बोली, अरे ये इतना रो क्यों रहा है और तुम कब आए? तो रणवीर ने कहा, बस कुछ वक्त पहले ही आया, अभी तक तो ये खेल रहा था, फिर पता नहीं क्यों अचानक से रोने लगा। तो माही ने वेदांश को अपने हाथों में झुलाते हुए कहा, अरे बेबी को भूख लगी है ना, इसे मम्मा के पास जाना है ना, इसीलिए ये रो रहा है ना बेबी, चलो तुम्हारी मम्मा के पास चलते हैं। तो रणवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, इसे भूख लगी थी तो ये बता नहीं सकता था, क्यों इतना इसमें रोने वाली बात क्या था? माही जो अभी वहाँ से जाने ही वाली थी, उसने हैरानी से पलटकर रणवीर की तरफ देखा और हैरानी से कहा, ये तुम्हें बताता कि मुझे भूख लगी है? हद करते हो रणवीर, कुछ दिन का बच्चा है ये बोलना कहाँ से जानता है? ये रोकर ही तो बताएगा ना कि इसे भूख लगी है। तो रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, ओह, मैं तो भूल ही गया था, भला ये कैसे बता सकता है? फिर बेचारों सी शक्ल बनाकर, अब मैं ये कैसे जान सकता हूँ, मैंने तो अपने छोटे बच्चों को खिलाया ही नहीं था ना, इसीलिए तो बार बार कह रहा हूँ एक तीसरा बेबी कर लेते हैं, ताकि मैं भी तो जानूँ कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। माही ने अपनी गहरी सांस लेते हुए कहा, हेलो रणवीर, तुम फिर से मशहूर हो गए, कहकर माही रूम से बाहर चली गई। वहीं रणवीर हंसते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला,
बोलूँगा और तब तक बोलूँगा जब तक तुम इसके लिए खुद को राजी नहीं कर लेती मेरी जान, कहकर रणवीर बेड पर पसर गया और माही का वेट करने लगा। रणवीर हेड रेस्ट से टैग लगाए अपने फ़ोन चला रहा था। क्या कहा जा सकता है, बस टाइम पास कर रहा था। उसकी नज़र बार बार गेट की तरफ जा रही थी, पर माही थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इरिटेट होकर रणवीर ने अपना फ़ोन बेड पर फेंका और खुद बेड से उठकर रूम से बाहर चला गया। कहीं वहीं जाकर सो तो नहीं गई। और रणवीर वेदांत के रूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसके सामने से माही आती हुई नजर आई। माही को देखकर रणवीर ने अपनी कदम की स्पीड बढ़ा दी और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, तुम्हें क्या अपने रूम में नहीं आना था माही? वहाँ जाकर बैठी गई। तो माही ने कहा, क्यों, कुछ काम था क्या? रणवीर ने माही की कमर पकड़कर खुद से सटाते हुए कहा, रात को मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है, क्या तुम्हें पता नहीं है? चलो अब रूम में। माही ने उसे छूटने की कोशिश करते हुए कहा, हर वक्त तुम वही सब क्यों सोचते रहते हो रणवीर? और वैसे भी आज मेरा मन नहीं है, मुझे सोना है। तो रणवीर ने हैरानी से कहा, इतनी देर से तुम प्रिया के रूम में थी, तब तुम्हें नींद नहीं आई और अब तुम्हें सोना है? तो माही ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, पर अभी मुझे माँ से मिलने के लिए भी जाना है। उन्होंने मुझे कुछ काम से बुलाया था, मैं थोड़ी देर में रूम में आती हूँ। अब रणवीर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास सबके लिए वक्त है सिवाय अपने पति के, और मैं भी देखता हूँ तुम कहीं और कैसे जाती हो। कहकर रणवीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो माही ने रणवीर से कहा, रणवीर क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, तुम कभी कभी बच्चों वाली जिद क्यों कर पड़ते हो? रणवीर ने उसकी एक नहीं सुनी और वह उसे रूम में ले आया। रणवीर ने अपने पैर से अपने रूम का डोर बंद किया और माही को बेड पर पटकते हुए उसके ऊपर आते हुए बोला, अब जाकर दिखाओ, जब मैंने कहा रूम में चलो तो तुम्हें सोना था और माँ के पास जाने के लिए तुम्हारी नींद भाग गई। ये बेवकूफ़ तुम किसी और को बनाना माही, मुझे नहीं। अरे मुझे सच में माँ से ज़रूरी काम था ना, इसीलिए मुझे जाना था, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? माही ने कहा। रणवीर ने माही की नेक पर किस करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं समझना और इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, वो भी सिर्फ प्यार की। माही ने अब गहरी सांस लेकर मन ही मन सोचा, रणवीर को समझाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। अब माही ने भी अपनी जिद छोड़ दी थी। उसने पूरी तरह से खुद को रणवीर के हवाले कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो रणवीर को नहीं रोक पाएगी और ना ही रणवीर उसके कहने से रुकने वाला है। कॉन्फ्रेंस रूम में एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। सभी लोगों का ध्यान इस वक्त प्रेजेंटेशन की तरह ही था, जहाँ पर प्रोजेक्ट से जुड़े प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। जहाँ सबकी नज़र इस वक्त प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर थी, वहीं रणवीर की नज़र बार बार माही पर जा रही थी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उसका ध्यान इस प्रेजेंटेशन में है ही नहीं। रणवीर 1-2 दिन से नोटिस कर रहा था कि माही का चेहरा काफ़ी थका हुआ सा था। कुछ देर में मीटिंग खत्म हो गई और एक एक करके सभी मीटिंग रूम से बाहर आने लगे। माही ने भी अपना लैपटॉप को बंद किया और जैसे ही बाहर जाने लगी, रणवीर जो अभी चेयर पर ही बैठा हुआ था, उसने माही का आवाज़ देते हुए कहा, रुको माही, इधर आओ। माही ने पलट कर रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर ने कहा, मैंने कहा इधर आओ मेरे पास। तो माही रणवीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। रणवीर ने उसका हाथ से लैपटॉप लेकर उसके टेबल पर रखा और उसे हाथ से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। मीटिंग रूम में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय रणवीर और माही के। रणवीर ने माही के चेहरे को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ जान, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना या नहीं? माही ने धीरे से कहा, पता नहीं रणवीर, पर मुझे बहुत थकान फील हो रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो रणवीर ने कहा, क्यों, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या? तो माही ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस क्यों फील हो रहा है। रणवीर ने कहा, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तो माही ने कहा, नहीं, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तो रणवीर माही से कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, तुम घर चलो और रेस्ट करो, वैसे भी अब कोई खास काम तो है नहीं। तो माही ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। रणवीर खड़े होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो माही ने कहा, रणवीर मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ ना, कोई ऐसे देख लेगा तो क्या सोचेगा? रणवीर ने माही की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, तुम हमेशा क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा हस्बैंड वही करता है जो उसे करना होता है? क्यों इससे पहले मैंने आज तक किसी की परवाह की है? जॉब करूँगा, कहकर रणवीर मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। माही ने भी अपना सिर रणवीर के सीने में टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर माही को लेकर अपनी पर्सनल लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ सनाया इस वक्त काफ़ी गुस्से में नजर आ रही थी। उसने गुस्से में अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? यह बात मेरे आरव से जुड़ी है। अनिरुद्ध, मैं आरव की माँ हूँ, क्या मुझे इस बारे में पता नहीं होना चाहिए? तो अनिरुद्ध ने उसे शांत करवाते हुए कहा, सनाया तुम प्लीज़ इतना परेशान मत हो, बैठो आराम से, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। तो सनाया ने अपनी नम आंखों से अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहा, मैं कैसे शांत हो जाऊँ अनिरुद्ध, तुम नहीं जानते हो वो लोग कितने ज़्यादा डेंजरस हैं। अगर उन्होंने एक बार मन बना लिया कि वो आरव को अपने साथ ले जाएंगे तो वो आरव को मुझसे दूर भी कर देंगे। तो अनिरुद्ध ने सनाया के चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए कहा, तो क्या तुम अपने पति को नहीं जानती हो? क्या वो इतनी आसानी से अपने आरव को किसी को भी दे देगा? नहीं, आरव मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को किसी को भी नहीं दूंगा, इतना भरोसा रखो। सनाया अनिरुद्ध के सीने से लगी हुई बोली, प्लीज अनिरुद्ध, आरव को मुझसे दूर मत जाने देना, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी, मुझे अपने बच्चों के बगैर नहीं रहना। अनिरुद्ध ने उसका सिर चलाते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारा आरव कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे पास ही रहेगा, वो लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। और फिर रणवीर और मैं जा रहे हैं ना उससे बात करने के लिए। दरअसल सनाया ने अनिरुद्ध की गैर मौजूदगी में उसकी स्टडी रूम में टेबल पर रखी फाइल को देख लिया था और जैसे ही उसने फाइल को खोलकर देखा तो वो एकदम से परेशान हो गई। उसने कभी नहीं
नहीं सोचा था कि जिस लोगों ने एक बार भी पलटकर उसकी और आरव की तरह नहीं देखा था, आज वो आरव पर अपना हक जताएंगे और उसे वापस लेने के लिए उस पर कस्टडी केस भी कर देंगे। हालांकि आरव की मां सनाया थी तो उसका केस कहीं ज़्यादा मजबूत था, लेकिन डैनियल का परिवार वहाँ के सबसे बड़े पावरफुल और माफिया परिवार में आता था। इसीलिए सनाया को आरव के लिए थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं वो लीगल या इनलीगल आरव को उससे दूर ना कर दे। इसीलिए वो काफ़ी हद तक घबरा गई थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि आरव सनाया से दूर हो जाएगा या फिर अनिरुद्ध बचा लेगा आरव को? ये तो हम आगे जानेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। पर सनाया इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। वो घबरा रही थी कोई उसके आरव को उसे दूर ना कर दे, वो लोग आरव को अपने साथ ना ले जाएं। आखिर वो माँ थी और माँ का सबसे बड़ा डर हमेशा यही होता है कि उसका बच्चा कभी उससे दूर ना जाए। अनिरुद्ध भी सनाया की ये हालत समझ रहा था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो सनाया को इन सब के बारे में पता चले दे। लेकिन बदकिस्मती से सनाया सब जान चुकी थी और उस बात से काफ़ी परेशान भी थी। जब अनिरुद्ध ने देखा कि सनाया चुप नहीं हो रही है और रोए ही जा रही है तो उसे फिक्र होने लगी कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। ऐसी हालत में ज़्यादा रोना माँ और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं होता है। अनिरुद्ध ने उसे शांत करने के लिए उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करना शुरू कर दिया। वह बहुत ही प्यार से सनाया को किस कर रहा था, साथ ही साथ वो उसकी बैग को सहला रहा था ताकि सनाया थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और शायद ऐसा हुआ भी। अनिरुद्ध के प्यार का एहसास सनाया के दुखी दिल को जैसे राहत पहुंचा रहा था। सनाया भी धीरे धीरे अनिरुद्ध की किस में खोती जा रही थी। उसने अनिरुद्ध की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और वो भी अब अनिरुद्ध की किस में उसका साथ देने लगी। कुछ देर बाद जब अनिरुद्ध को लगा कि सनाया की सांसें उखड़ने लगी हैं तो उसने थोड़ा दूर हुआ। सनाया ने अपनी आंखें अभी भी बंद की हुई थी पर उसका चेहरा शर्म से गुलाबी था। अनिरुद्ध ने अपने होठों से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, अब तुम ठीक फील कर रही हो ना सनाया? सनाया ने अपनी आंखें धीरे से खोली और अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए बोली, अनिरुद्ध थैंक यू मुझे संभालने के लिए, थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। अनिरुद्ध ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू सनाया मेरी ज़िंदगी में वापस आने के लिए और मेरे परिवार को पूरा करने के लिए। अब वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से देख रहे थे। अनिरुद्ध ने सनाया से पूछा, तुम्हें विश्वास है ना मेरे प्यार पर, तुम्हें विश्वास है ना अपने अनिरुद्ध पर? तो सनाया ने भी धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ अनिरुद्ध मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हमारे आरव को हमसे दूर नहीं होने दोगे। सनाया की ये बात सुनकर अनिरुद्ध के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने सनाया को अपनी बाहों में भरा और उसे फोरहेड को चूमते हुए कहा, और मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं अपने परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगा सनाया, और हम सब हमेशा की तरह हैप्पी फैमिली की तरह ही साथ रहेंगे। शाम का वक्त था। रणवीर सोफे पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसके सामने ही माही पेट के बल लेटी हुई थी। अपनी चिन को दोनों हाथों पर टिकाकर रणवीर को एकटक देख रही थी। अपना वर्क करते हुए रणवीर की फेस एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस थे। उसने एक वक्त वाइट कलर की ढीली सी शर्ट और ब्लैक लोअर पहना हुआ था। इतने कैजुअल लुक में भी रणवीर काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग नजर आ रहा था। माही को भी रणवीर इतने सीरियस लुक में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। वो अपने इतने हैंडसम हस्बैंड से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। लैपटॉप पर अपना वर्क करते हुए रणवीर बीच बीच में माही को भी देख रहा था, जो खोए हुए अंदाज में उसे ही देख रही थी, और उसके फेस पर एक प्यारी सी छोटी सी स्माइल भी थी। रणवीर ने बिना माही की तरफ देखे ही कहा, ऐसे क्या देख रही हो जान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम सो जाओ। तो माही ने कहा, नहीं मुझे नहीं सोना, बस मेरा मन कर रहा है ऐसे ही तुम्हें देखने का। तो रणवीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी मैं तुम्हारे पास आऊँगा ना तो देखो तुम कैसे ज़बरदस्ती वाली नींद आती है। तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, जब नींद आती है तभी तो कहती हूँ ना कि नींद आ रही है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं झूठ बोलूँगी? अच्छा वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ तुम इटली से कब वापस आओगे? तो रणवीर ने कहा, मैं सिर्फ एक दिन के लिए ही जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी निकलना है और दूसरे दिन मैं सुबह तक आ जाऊँगा। तो माही ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है पर एक दिन से ज़्यादा मत लगाना रणवीर, जल्दी वापस आना। माही की बात सुनकर रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, क्यों इतना मिस करती हो मुझे? तो माही ने भी शर्माते हुए अंदाज में अपना चेहरा किचन से छुपा लिया और कहा, हाँ बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। रणवीर को माही की यह हरकत इतनी क्यूट लगी कि उसके फेस पर हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तो जाना कैंसिल कर दूँ? तो माही ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं मैंने ऐसा थोड़ी कहा है, तुम्हारा जाना जरूरी है ना, मैं तो बस इतना कह रही थी कि वहाँ पर तुम ज़्यादा टाइम मत लगाना, वक्त पर वापस लौट आना। रणवीर ने अपनी लैपटॉप साइड में रखा और अपना हाथ के इशारे से माही को अपने पास बुलाया, इधर आओ मेरे पास। तो माही भी स्माइल करते हुए जल्दी से रणवीर के पास चली गई, जैसे वो कब से रणवीर के अपने पास बुलाने का इंतजार कर रही थी हो। और रणवीर को गोद में बैठते हुए उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसके कंधे पर अपना सिर टिका लिया। रणवीर ने माही की बैग को प्यार से रब करते हुए कहा, काम जरूरी नहीं होता माही, तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। सच कहूँ तो मेरा भी मन तुम्हारे बिना कहीं नहीं लगता, पर काम करना भी तो जरूरी है ना। तो माही ने ऐसे ही रणवीर के कंधे पर सिर टिकाए हुए ही कहा, हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम काम करना जरूरी नहीं है, पर पता नहीं क्यों इस बार मेरा मन तुम्हें कहीं भेजने को नहीं कर रहा है। तो रणवीर ने माही को अपनी बाहों में भरते हुए सर
आरती अंदाजे में कहा, ओ तो मेरी बेबी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती, लगता है आजकल मेरा क्यूट सी बेबी बड़े मूड में है। तो माही ने शर्माते हुए रणवीर के कंधे पर टैप करते हुए कहा, रणवीर मुझे ऐसे बार बार छेड़ा मत करो। रणवीर ने हंसते हुए कहा, मेरी जान अब तो हमारी शादी को इतना वक्त भी हो चुका है, तुम अभी भी इतना शर्माती हो मुझसे। तो माही ने अपनी नजरें उठाकर रणवीर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्यों शर्माने के लिए भी कोई वक्त होता है, और किसने कहा कि शादी के कुछ साल बाद हमें बेशरम हो जाना चाहिए। तो रणवीर ने भी शरारती स्माइल के साथ कहा, हो तो जाना चाहिए, और तुम भी हो जाओ ना थोड़ा सी बेशरम मेरे सामने। माही ने एक बार फिर अपना चेहरा रणवीर के गले में छुपा लिया और कहा, रणवीर बस भी करो ना, तुम मुझे परेशान क्यों करते रहते हो। फिर माही ने रणवीर से कहा, रणवीर मैं तुमसे अभी कुछ मांगूं। तो रणवीर ने कहा, क्या तुम्हें मुझसे मांगने के लिए कुछ पूछना पड़ेगा माही, तुम एक बार हुक्म तो करो, ये बंदा तुम्हारे लिए चौबीसों घंटे हाजिरी करेगा। तो माही ने हंसते हुए कहा, रणवीर की तरफ देखा और कहा, इतना कुछ नहीं मांगना है मुझे, बस एक छोटी सी विश। रणवीर ने माही के सॉफ्ट गुलाबी गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बाबा, तुम्हें जो मांगना है मांगो। माही ने कहा, रणवीर मुझे ना अभी कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, तो क्या तुम मुझे बाहर लेकर जाकर कुछ चटपटी चाट खिलाओगे, वो जो रोड साइड ठेला लगाकर बेचता है ना, वो वाली। तो रणवीर ने हैरानी से पूछा, पर इस वक्त चटपटा खाने का मन कर रहा है रियली माही, सुबह तो तुम कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी तो तुमने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कुछ भी मांग सकती हूँ, क्या तुम मेरी छोटी सी विश नहीं पूरी कर सकते। तो रणवीर ने कहा, माही तुम्हें लंच भी ढंग से नहीं किया, लेकिन अब तुम्हें चटपटा खाना है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो माही ने कहा, मेरा मन नहीं था लंच करने का, मुझे पता नहीं वो सब अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मन कर रहा था कुछ स्पाइसी सा, मतलब चटपटा, भेलपूरी, गोलगप्पे, चाट, ऐसा कुछ खाने का। रणवीर ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, ओके बेबी चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ चटपटा सा खिलाने के लिए बाहर ले जाता हूँ। माही ने खुश होकर रणवीर के गाल पर किस किया और उठकर चेंज करने के लिए चली गई, क्योंकि इस वक्त उसे लोअर टी शर्ट पहना हुआ था। रणवीर ने भी कुछ सोचते हुए, पता नहीं आजकल 2-4 दिन से ये कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रही है। कुछ देर बाद रणवीर की गाड़ी रोड साइड पर ही रुक गई और माही ललचाई नजरों से रोड के साइड में खड़ी हुई चाट वाले थैले को देख रही थी। माही को इतना ज़्यादा इनोसेंट नजरों से गोलगप्पे को घूरते हुए देखकर रणवीर को तो अब गोलगप्पे से भी जलन होने लगी थी, क्योंकि इतनी ललचाई नजरों से तो माही ने कभी रणवीर को भी नहीं घूरा था जैसे वो इस वक्त उसे चाट भंडार को देख रही थी। रणवीर उसे काफ़ी देर से समझा रहा था, माही ये काफ़ी अनहेल्दी होते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ ना, तुम्हें वहाँ जो खाना है तुम वो खा सकती हो, बल्कि ये सब तो वहाँ भी मिलता है ना। तो माही ने जिद करते हुए कहा, नहीं मुझे यहीं से खाना है, मुझे ये वाला टेस्ट वहाँ पर नहीं मिलता है ना, अब तुम मुझे खिला रहे हो कि नहीं। कहते हुए माही ने मुंह फुला लिया। तो रणवीर ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, तुम मानोगी तो नहीं ना, अगर तुम बीमार हो गई ना तो फिर देख लेना। तो माही ने स्माइल करते हुए कहा, तो तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। अब माही ने रणवीर की परमिशन का भी इंतजार नहीं किया और जल्दी से डोर ओपन करके बाहर चली गई। रणवीर से रोकता ही रह गया, अरे माही मेरी बात तो सुनो। तब तक तो माही उस ठेले वाले के पास जाकर खड़ी हो गई थी, भैया जल्दी से मुझे चटपटी सी चाट बना कर दो और उसमें तीखा और खट्टा ज़्यादा डालना, मुझे गोलगप्पे भी खाने हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा खट्टा पानी बनाना। रणवीर भी अपनी सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से बाहर निकला और डोर बंद करके वही ठेले वाले के पास आकर खड़ा हो गया। वो अजीब नज़रों से उस ठेले वाले के ठेले पर रखे हुए सामान को देख रहा था। उसने उस चाट वाले भैया से कहा, सुना ये सब कुछ मिनरल वाटर से तो बना हुआ है ना, और ये तुमने ग्लव्स क्यों नहीं पहने हुए हैं, और तुम्हें नहीं लगता कि ग्लव्स पहनकर तुम्हें ये सब सर्व करना चाहिए। तो दोस्तों क्या होगा आगे जानने के लिए आपको पहले लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा, उसके बाद ही मैं आगे की स्टोरी आपको बताऊँगी। मैं देखती हूँ आपने ना ही लाइक करते हो और ना ही कमेंट करते हो। प्लीज़ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर जरूर करा करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मेरी कहानी को बूस्ट मिले, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। रणवीर की बात सुनकर गोलगप्पे वाले ने अजीब सा फेस बनाते हुए रणवीर की तरफ ऐसे देखा जैसे रणवीर ने कोई अजीब बात कह दी हो। वहीं माई ने भी आंखें बड़ी करते हुए रणवीर को देखा और कहा, ये कोई तुम्हारा 5 स्टार वाला चाट वाला नहीं है जो इतने इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। फिर चाट वाले से, भैया आप इनकी मत सुनिए, आप जल्दी से मेरे लिए भेलपूरी की प्लेट लगाइए। तो रणवीर ने माही को एक बार फिर समझाते हुए कहा, माही एक बार फिर सोच लो, तुम ये सब खाकर बीमार हो सकती हो। तो माही ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, अभी तक तो कभी बीमार नहीं हुई, पहले भी तो मैं यह सब खाती थी ना और मुझे कुछ भी नहीं होता था। अब तुम मेरा मूड मत खराब करो और मुझे खाने दो। चाट वाले भैया ने एक प्लेट माही की तरफ बढ़ा दी। प्लेट में रखी हुई चटपटी भेलपूरी देखकर माही की आंखों में चमक आ गई। उसने मुंह में पानी आने लगा। उसने जल्दी से एक चम्मच जैसे ही मुंह में डाली और स्टोसेफेक्शन से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे पता नहीं वो कब से इसका इंतजार कर रही थी। वहीं रणवीर अजीब नज़रों से माही को देख रहा था। उसका मन नहीं था कि वो माही को ये सब खाने दे, पर माही भी तो बच्चों जैसी जिद पर उतर आई थी। वो रणवीर ये सुन ही नहीं रही थी। माही ने प्लेट रणवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो तुम भी टेस्ट करो रणवीर, जब तुम ये खाओगे तो तुम भी इसके फैन हो जाओगे। तो रणवीर ने कहा, तुम ही इंजॉय करो अपना ये अनहेल्दी फूड, मैं ये सब नहीं खाता। तो माही ने जिद करते हुए कहा, प्लीज़ एक मेरी तरफ से खा लो ना, कुछ भी नहीं होता है इससे। रणवीर ने उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था तो माही ने जल्दी से चम्मच भरकर उसके मुंह में डाल दिया। जैसे ही वो भेलपूरी रणवीर के मुंह में गई, वो इतनी तीखी थी कि रणवीर का चेहरा तो उसी से लाल होने लगा। उसने जैसे तैसे करके उसे निगला और कहा, तुम कैसे खा लेती हो यार, इतना खट्टा और इतना तीखा, मेरी तो
इतना खाने से ही हालत ख़राब हो गई। जब माही तो उसको बड़ा ही इंजॉय कर रही थी और उसने इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम्हें दरअसल इन चीज़ों का टेस्ट लेना आता ही नहीं है। फिर चाट वाले भैया से, भैया आप 1 प्लेट गोलगप्पे और बना कर दीजिए और पानी खट्टा मीठा मीठा रखना और थोड़ा सा ज़्यादा तीखा रखना। रणवीर ने माही को देखकर अपना सिर हिलाया और गाड़ी के पास आकर गाड़ी में से पानी की बोतल बाहर निकाली और पानी पीकर उसे जैसे काफ़ी आराम मिला। उसने मन ही मन कहा, 1 चम्मच इसे भेलपुरी को खाने से मेरी यह हालत हो गई और माही कैसे मज़े से इसे खाई जा रही है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या? ये लड़कियां भी ना पता नहीं किन किन चीज़ों से में टेस्ट ढूंढती हैं। ये भी कोई खाने की चीज़ है? कुछ देर बाद माही और रणवीर दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। माही के फेस पर जैसे सर्टिफिकेशन वाला एक्सप्रेशन था। उसने रणवीर से कहा, थैंक यू रणवीर, तुम नहीं जानते अगर मैं आज ये नहीं खाती ना तो मुझे रात को ढंग से नींद नहीं आती। जब तुम इटली से वापस लौटोगे ना मैं फिर से तुम्हारे साथ दोबारा यहीं आऊँगी। रणवीर ने माही से कहा, माही तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही खट्टा खाने लगी हो? तो माही ने कहा, हाँ मुझे भी लग रहा है। कुछ दिनों से पता नहीं क्यों मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा वो सब छोड़ो, अब मुझे नींद आ रही है, चलो अब जल्दी घर चलो। कहकर माही ने अपना सिर गाड़ी की सीट से टिका लिया और रणवीर ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी। इटली का एक आलीशान 7 स्टार होटल। यह होटल डेनियल का ही था और यहाँ पर रणवीर पहले भी कई बार आ चुका था। इसी होटल के प्राइवेट रूम में, जो काफ़ी बड़ा और लग्जरियस था, इस रूम में अनिरुद्ध और रणवीर के अलावा 2 लोग और मौजूद थे। ये दोनों ही लोग डेनियल के परिवार के ही थे और रिश्ते में डेनियल के चाचा और कजन ब्रदर लगते थे। डेनियल के चाचा मार्को इस वक्त काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे। वो रणवीर और अनिरुद्ध को गुस्से से घूरते हुए बोले, तुम लोग चाहे जितना भी एफर्ट लगा लो, आरव हमारे खानदान का वारिस है और हम उसे हमारे पास ही आना चाहिए। और तुम लोग जानते हो ना कि हमारे लिए आरव को पाना इतना भी मुश्किल नहीं है। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आप ये मत भूलिए कि आरव अकेला नहीं है। आरव के माँ बाप उसके साथ हैं। माना कि मैं उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे अपना बेटा मानता हूँ और मैं उसे उसके पिता के जितना ही प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं अपने बेटे को कभी भी तुम्हें नहीं दूंगा। अनिरुद्ध की बात को मार्को के बेटे को भड़कने के लिए कहा, भड़क गया, तुम उसके स्टेप फादर हो, बायोलॉजिकल फादर नहीं हो। हमारी फैमिली इतनी पावरफुल है कि हमें तो तुम लोगों को इन्फॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं थी। हम वैसे भी आरव को इंडिया से इटली वापस ला सकते थे। इस वक्त दोनों तरफ से तानातनी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। वहीं रणवीर इस वक्त बहुत शांत था। वो अभी सिर्फ उन लोगों की बात को सुन रहा था। वहीं लियो की बातों को सुनकर अनिरुद्ध ने तो तन बदन में आग लग गई थी। उसने खड़े होकर उन पर चिल्लाते हुए कहा, तो कोशिश करके देख लो, पर मैं अपने आरव को नहीं दूंगा। वो मेरा बेटा है और किस बेसिस पर तुम इस बात को कह रहे हो? चलो ठीक है, मैं उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ, लेकिन सनाया तो उसकी बायोलॉजिकल माँ है ना। और अचानक से तुम लोगों के दिल में आरव के लिए इतना प्यार कैसे उमड़ने लगा? इतने वक्त से तो तुम लोग ने कभी उसकी कोई खबर नहीं ली। अचानक से तुम लोगों को आज आरव को से अपना रिश्ता याद आ गया। अनिरुद्ध की बात सुनकर लियो और मार्को दोनों के ही चेहरे के रंग उठ गए, जैसे वो किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं रणवीर एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ दोनों के ही चेहरे के उड़े हुए रंग को बड़ी गहराई से देख रहा था। उसने फिर अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध कम डाउन एंड सिट डाउन। अब इन लोगों से मुझे बात करने दो। अनिरुद्ध ने एक तरफ रणवीर की तरफ देखा और फिर जलती हुई नज़रों से उन दोनों को देखकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद रणवीर ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है डेनियल की विले के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन आरव को मिलेगी। पता है ना आपको मिस्टर मार्को एंड मिस्टर लियो, ये शायद आपको ये पता ना हो कि डेनियल के मरते वक्त ही अपने बेटे और सनाया की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के साथ ही अपने बेटे की कस्टडी को भी मुझे देकर गया था। इसके बारे में तो आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे, तो सोचो आपको थोड़ा सा बता दूं तो उस हिसाब से आप सीधा मुझ पर केस करने की भी धमकी दे रहे हैं मिस्टर मार्को, और आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। रणवीर की बात सुनकर मार्को का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। वो वाकई में इस बारे में नहीं जानता था। उसे लगता था कि आरव की कस्टडी सिर्फ सनाया के पास है, लेकिन डेनियल मरने से पहले ही ये काम भी करके गया था। इस बारे में उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि डेनियल की विल अभी तक हाइड की गई थी और इसके बारे में सिर्फ रणवीर ही जानता था। असल में डेनियल को खबर थी कि उसके बाद उसकी फैमिली में छुपे हुए आस्तीन के सांप आरव को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए उसने रणवीर को ही आरव की और सनाया की जिम्मेदारी सौंपी थी, क्योंकि वो इस मामले में डेनियल सिर्फ रणवीर पर ही भरोसा कर सकता था। मार्को ने हड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा कब किया डेनियल ने? हमसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और वो भला तुम्हें कस्टडी क्यों देकर गया, जबकि उसके परिवार के और लोग भी मौजूद हैं, और उसे अपने बेटे की कस्टडी अगर किसी को देनी होगी तो अपने परिवार में ही किसी को देगा ना। तो रणवीर ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, वो अपने परिवार पर भरोसा करता होगा तब ना वो कस्टडी तुम्हें सौंपेगा। डेनियल तुम लोगों की रंग से वाकिफ था, और आज इतने टाइम बाद आरव के लिए तुम्हारा प्यार जागना इस बात को साबित करता है कि जरूर इसमें भी तुम्हारा कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। वैसे डेनियल के मरने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी तो तुम्हें ही हुई होगी ना मार्को। तुमने सोचा होगा कि अब इटली के सबसे बड़े माफिया किंग की गद्दी खाली हो जो है, तो उस पर तुम आसानी से अपने इस नालायक बेटे को बैठा सकते हो। पर अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डेनियल ने अपनी विल तो बहुत पहले ही तैयार कर ली थी, और इस वक्त इनडायरेक्ट उसका सारा काम कौन संभाल रहा है ये भी तुम जानते हो, रणवीर रॉय कपूर यानी कि मैं। और मैंने
मेरे होते आरव को उसके माँ बाप से कोई छीन नहीं पाएगा और डैनियल से जुड़ी उसकी सारी पावर और उसकी सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ आरव का हक है। तुम लोग चाहे जितना भी कोशिश कर लो, मैं तुम लोगों को ये इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। रणवीर की बात सुनकर लियो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और वो खड़े होते हुए बोला, रणवीर रॉय कपूर, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। रणवीर ने एक नज़र लियो की तरफ देखा और अभी भी उसका चेहरा बहुत शांत था, लेकिन उसने अपनी गहरी आवाज़ में मार्को से कहा, मार्को अपने बेटे को बोलो कि चुपचाप बैठ जाए, वरना तुम बाद में बहुत पछताने वाले हो। रणवीर की बात में पीछे हुई छिपी हुई वार्निंग मार्को अच्छे से समझ रहा था। मार्को रणवीर को भी अच्छे से जानता था कि रणवीर ऐसे ही कोई बात नहीं कहता, उसने पीछे जरूर कोई गहरा मतलब होता है। मार्को ने अपने बेटे की तरफ देखा और उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन लियो ने बैठने की बजाय एक बार फिर रणवीर पर चिल्लाते हुए कहा, हाँ चाहिए हमें वो माफिया किंग की गद्दी, और उस पर सिर्फ मेरा हक बनता है, ना कि उस डैनियल के बेटे का। तुम्हें क्या लगा, अगर डैनियल के ने उसकी कस्टडी तुम्हें दी हुई है तो क्या तुम उसे हमारे पास नहीं आने दोगे? अगर तुमने हमें आराम नहीं दिया तो ज़बरदस्ती हम उसे यहाँ ला सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी जानते हो कि हम कितने पावरफुल फैमिली से संबंध रखते हैं। और अगर आरव यहाँ नहीं आया तो उसे इंडिया में ही मौत के घाट। इससे आगे ही की बात लियो पूरी कर पाता, एक के बाद एक धड़ाधड़ गोलियां उसके सीने में उतार दी और ये गोली रणवीर और अनिरुद्ध दोनों ने उसके सीने में उतारी थी। इस वक्त दोनों की आंखें गुस्से से आग से धधक रही थी और वहीं मार्को तो जैसे ये नज़ारा देखकर सदमे में ही चला गया था। तो दोस्तों, क्या अनिरुद्ध और रणवीर ने अच्छा किया उसको मार के, या फिर कुछ गलत? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सुबह होते ही माही जैसे ही अंगड़ाई लेने की लगी, तभी उसे अपने पेट पर किसी भारी चीज़ का एहसास हुआ। माही ने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में देखा तो रणवीर शर्टलेस पेट के बल उसके पास ही सो रहा था। रणवीर का हाथ माही की कमर को थामे हुए था और उसका चेहरा माही की तरफ ही था, जो उसके बहुत ही करीब था। माही को रणवीर की गर्म सांसें अपने गाल पर महसूस हो रही थी। रणवीर को अपने पास देखकर माही के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने भी अपना चेहरा रणवीर के चेहरे की ओर करीब कर दिया और वो गौर से अपने पति के हैंडसम से फेस को देखने लगी। रणवीर के फोरहेड पर बिखरे हुए बाल उसे बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लुक दे रही थी। माही ने हल्की सी फूंक मारकर उन बालों को उसके फोरहेड से हटाने की कोशिश की और फिर आगे बढ़कर रणवीर के फोरहेड को चूम लिया। रणवीर अभी भी सो रहा था, शायद वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था। माही ने जब देखा कि रणवीर अभी भी नहीं जागा है तो उसने आगे बढ़कर रणवीर के गालों पर किस कर दिया और फिर धीरे धीरे माही रणवीर के चेहरे को चूमने लगी। आज उसे रणवीर पर बहुत प्यार आ रहा था। माही रणवीर के होठों को छूने ही वाली थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर पर रणवीर की पकड़ मजबूत हो गई है। माही ने अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से रणवीर के चेहरे को गौर से देखने लगी कि क्या रणवीर वाकई में जा गया है, लेकिन उसे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद रणवीर ने नींद में ही उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया है। वो एक बार फिर से रणवीर के होठों के करीब आई और एक छोटी सी किस करके जैसे ही उसे दूर होने लगी, तभी रणवीर ने उसके सिर पर पीछे से हाथ रखकर उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। कहाँ तो वो सोच रही थी कि रणवीर इस वक्त गहरी नींद में है, लेकिन वो तो कब का जाग चुका था और माही की इन हरकतों को आंख बंद किए हुए एंजॉय कर रहा था। कुछ देर की किस के बाद रणवीर माही से दूर हुआ और कहा, मेरी नींद में होने का फ़ायदा उठा रही थी माही? तो माही ने कहा, मैं कौन सा फ़ायदा उठा रही थी और फ़ायदा क्यों उठाऊंगी भला? तुम तो मेरे हो ना, तो मेरा जब मन आएगा मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ, समझे? तो रणवीर ने हंसते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ? पर मुझे बता तो देती, मैं भी इसमें तुम्हारा पूरा साथ देता एंड यू कैन एंजॉय इट बेटर। तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने मुझसे किस कर तो लिया ना रणवीर, अब चलो जाने दो मुझे बच्चों को भी स्कूल की रेडी करना है। कहकर माही जैसे ही उठने लगी, रणवीर ने उसे वापस अपने ऊपर खींच लिया और कहा, ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें? कल पूरी रात में तुमने मुझे बहुत परेशान किया, तो अब मैं तुम्हें परेशान करूंगा। माही ने हैरानी से पूछा, मैंने कब परेशान किया तुम्हें और मैंने क्या किया भला? मैं तो सो रही थी। तो रणवीर ने कहा, यही तो, मैं कल इतने रोमांटिक मूड में था और मैंने तुम्हें जगाने की इतनी कोशिश की पर तुम जागी ही नहीं। तभी माही ने कुछ सोचते हुए कहा, रणवीर पर तुम रात को कब थे? रणवीर ने माही की कमर को सहलाते हुए कहा, जब तुम गधे घोड़े को पूरा बाजार में बेचकर सो रही थी तब। माही अभी रणवीर से कुछ और पूछना चाह ही रही थी कि तभी उसे अपने जी में चलाने का हुआ महसूस हुआ और वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। है, क्या हुआ तुम्हें माही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहते हुए रणवीर भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम की तरफ भागा। माही वॉश बेसिन में वोमिटिंग कर रही थी। रणवीर ने उसके आगे आ रहे बालों को पकड़कर पीछे किया और माही की बैक रब करते हुए कहा था ना उस दिन मैंने मत खाओ बाहर का अनहेल्दी खाना, अब हो गई ना तबीयत खराब, तुम हो कि मानती ही नहीं हो। फेस वॉश कराने के बाद माही ने अपना चेहरा टॉवल से साफ किया और रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, रणवीर पता नहीं पिछले 3-4 दिनों से मुझे हो क्या रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा तो मुझे तब फील होता था ना जब हीर और माही। कहते कहते माही एकदम से चुप हो गई और कुछ सोचने लगी। वहीं रणवीर भी माही के चेहरे को गौर से देखते हुए किसी और ही ख्याल में खो गया। दोनों एक साथ बोले, कहीं फिर से? जहां रणवीर के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी, वहीं माही के चेहरे पर परेशानी वाले एक्सप्रेशन थे। हॉस्पिटल में रणवीर बेचैनी से रूम के बाहर चक्कर लगा रहा था क्योंकि डॉक्टर अंदर माही का चेकअप कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई तो रणवीर ने जल्दबाजी में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ माही को, वो ठीक तो है ना? तो डॉक्टर स्माइल करते हुए कहा, वो बिल्कुल ठीक है और आगे भी ठीक रहेगी, इसीलिए आपको उसका ध्यान रखना होगा बिकॉज both of you are going to be
पेरेंट्स। डॉक्टर का ये कहना था कि रणवीर ने तो खुशी के मारे डॉक्टर को ही गले लगा लिया। डॉक्टर, क्या सच में मैं दोबारा बाप बनने वाला हूँ? थैंक्स डॉक्टर फॉर गिविंग सच गुड न्यूज। क्या मैं माही को मिल सकता हूँ? तो डॉक्टर ने भी हंसते हुए अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आप अपनी वाइफ से मिल सकते हैं। कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गई। रणवीर अंदर आया तो माही गोलगप्पे की तरह मुंह फुलाए बेड पर बैठी हुई थी। रणवीर जल्दी से माही के पास आया और उसके गले ऐसे लगाते हुए कहा, ओ जान, यू डोंट नो हाउ हैप्पी आई एम। इस दिन का मैंने कितना वेट किया था। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, आखिर मेरी मेहनत सफल हुई। रणवीर की बात सुनकर माही ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, रणवीर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था ना, मुझे तीसरा बेबी नहीं चाहिए, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। तो रणवीर ने माही के दोनों गालों को पिंच करते हुए कहा, अब तो तीसरा बेबी आने वाला है ना, अब ये मुंह फुलाना बंद करो, वरना हमारा बेबी भी ऐसे गोलगप्पे जैसा पैदा होगा जो बात बात पर तुम्हारी तरह मुंह फुलाता रहेगा। रणवीर की बात सुनकर माही को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, रणवीर, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। रणवीर ने माही के पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, छोटू बेबी, जल्दी जल्दी मामा की टमी में 9 मंथ पूरे करो और फिर जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हें देखना है। फिर माही की तरह देखते हुए कहा, और तुम अपना ये उछल कूद करना बंद करो, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेबी को किसी भी तरह की परेशानी हो। माही हैरानी से रणवीर को देखते हुए बोली, रणवीर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी बीबी के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहे हो? तो रणवीर ने कहा, हाँ, तो इतना वेट किया है मैंने इस दिन का, अब मैं भी तो तुम्हारा वैसा ही ख्याल रखना चाहता हूँ जैसे रुद्र और वेदांत अपनी अपनी बीबियों का रखते थे। पता है, जब मैं उन्हें अपनी बीबियों को ख्याल रखते हुए देखता था ना मुझे कहीं ना कहीं उसे जलन होती थी कि कब तुम प्रेग्नेंट हो, कब मैं तुम्हारा ऐसे ध्यान रख पाऊँ। अब जो कसर में हीर और माहिर की टाइम नहीं पूरी कर पाया वो अब पूरी करूंगा। रणवीर की इतनी एक्साइटमेंट देखकर माहिर के फेस पर स्माइल आ गई। वो भी खुशी से रणवीर को इतना खुश देख रही थी, क्योंकि वो भी महसूस करती थी कि कभी कभी रणवीर इस बात को याद करके उदास हो जाता था कि अपने दोनों उसके पास नहीं था। अब कम से कम रणवीर अपने सारे अरमान पूरे तो कर सकता है, और वो भी अच्छे खासे नखरे दिखाकर अपने अरमान रणवीर से पूरा करवा सकती है। तभी नर्स अंदर आई और उसे कुछ मेडिसिन का लिफाफा रणवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मैम की कुछ मेडिसिन है और ये उनकी रिपोर्ट, इन्हें मेडिसिन टाइम टू टाइम देते रहना और टाइम से हॉस्पिटल आकर इनका चेकअप भी करवा देना। रणवीर ने वो मेडिसिन और रिपोर्ट संभाल ली और कहा, अब मैं इसे घर ले जा सकता हूँ ना? तो नर्स ने कहा, हाँ, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, और अगर कोई भी परेशानी हो तो आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ देर बाद रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठाया और रूम से बाहर निकल गया। कपूर मेंशन। माही सोफे पर बैठी सभी लोगों से घिरी हुई थी। दादी तो माही की बलाएं लेते हुए नहीं थक रही थी, वहीं घर के बच्चे तो यह सुनकर खुशी से उछल रहे थे कि अब उनके घर में एक छोटू सा बेबी आने वाला है। माही की प्रेगनेंसी की खबर से पूरे घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई थी। दादी ने माही की नज़र उतारा और कहा, माही, आज के बाद तुम कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं जाओगी, और कोई ना कोई तुम्हारे साथ होना ही चाहिए। और बेटा, जैसे हम कहे वैसे वैसे ही करना, और ये भाग कर सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बिल्कुल बंद। दादी ने ऐसे एहतियात की अच्छी खासी लिस्ट माही को सुना दी थी। वहीं अनीता जी मेड को माही के खाने का इंस्ट्रक्शन दे रही थी और उसे खाने में क्या देना है और क्या नहीं। वहीं सारिका और प्रिया दोनों ही माही के आसपास बैठी थी। माही अपना सबको कुछ बताता है, मुझे आप सबको कुछ बताना है। फैमिली में भी सभी लोग आपस में अभी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे कि सभी का ध्यान इस आवाज़ की तरफ गया, जहाँ रूही रियांस के साथ खड़ी हुई स्माइल करते हुए उन्हें देख रही थी। तो अनीता जी ने उसे पास आते हुए कहा, ओह आओ रूही, हमें भी तुम्हें कुछ बताना है। तुम एक बार फिर से बुआ बनने वाली हो, तुम्हें पता है माही प्रेग्नेंट है। तो रूही ने हैरानी से माही की तरफ देखा और खुश होते हुए बोली, माही, तुम भी प्रेग्नेंट हो मेरी तरह? रूही का यह कहना था कि सभी लोग हैरानी से पहले रूही की तरफ देखने लगे, एक बार फिर खुश होते हुए बोले, मतलब रूही तुम भी? सबको ऐसे अपनी तरफ देखकर रूही जल्दी से शर्माकर रियांस के पीछे छुप गई। रियांस ने रूही की हरकत देखकर हंसते हुए कहा, जी बड़ी माँ जी, हमें आज ही ये पता चला कि रूही भी प्रेग्नेंट है और हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब तो उस घर की खुशियाँ भी दुगनी हो चुकी थी। जहाँ दादी ने अभी कुछ देर पहले माही की बलाएं ली थी, अब उन्होंने रूही की भी बलाएं लेने लगी। और अनीता जी ने कहा, अनीता, मैं कल ही हमारी कुल देवी के मंदिर जाऊंगी प्रसाद चढ़ाने के लिए। ऊपर वाले ने हमारे घर में दो दो खुशियाँ दी हैं, किसी की नज़र ना लगे हमारी खुशियों को। अनीता जी ने कहा, हाँ माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है, उन्होंने हमारी खुशियाँ झोली में भरी हैं। मेरा रणवीर भी लौट आया और घर में इतनी खुशियाँ भी आ गई। बस ऊपर वाला हमारी खुशियाँ ऐसे ही बनाए रखना। तो दोस्तों, इस प्यारे से परिवार की खुशियों के लिए एक लाइक तो बनता है। आई होप आज आप ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे, ताकि मेरा मन भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाए। भाभी, आपको 2 दिन बाद, भाभी, आपको लगता है कि उन्हें ये सब हो पाएगा? रूही बेड पर पसरते हुए बोली। तो सारिका ने हंसते हुए कहा, होगा, अरे करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी की सारी तकलीफ़ें हम सहते हैं तो उन लोगों को भी तो थोड़ा बहुत परेशानी सहन करनी चाहिए ना। तो सनाया ने कुशन को अपनी गोद में रखते हुए कहा, अनिरुद्ध को तो फिर भी कुकिंग आती है, लेकिन बाकी सबका क्या होगा? मुझे नहीं लगता अब उन लोगों से कुछ होने वाला है। तो माही ने कहा, सही कह रही हो सनाया, रणवीर को तो पानी उबालना तक नहीं आता। अरे उन्होंने तो नमक में चीनी में फ़र्क भी नहीं पता चले मीठे की जगह नमक और मिर्च चीज़ में मीठा मिलाकर बैठ जाए। तो प्रिया ने कहा, अरे सीख जाएंगे माही, चिंता मत करो, मैंने भी खूब मेहनत करवाई थी वेदांत से। अब यही तो मौका है अच्छे खासे नखरे दिखाने का। मैं तो कहती हूँ पूरे 9 महीने जीजू के सामने खूब सारे टर्म्स कंडीशन लगाते रहना।
दिखाना तुम्हें भूख ना भी हो तब भी कहना कि तुम्हें कुछ खाना है और उनके हाथ का खाना है। तभी रूही ने वापस बेड पर बैठते हुए कहा, क्या मैं एक बार देख कर आऊँ कि वो लोग किचन में आखिर कर क्या रहे हैं? कहीं पता चले पूरे किचन को ही ब्लास्ट कर दिया। कहकर रूही जैसे ही बेड से उठने लगी तो सारिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाते हुए कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है रूही, बैठो रहो यहीं पे। वो पूरे किचन को भी क्यों, पूरे घर को भी ब्लास्ट क्यों ना कर दे, हम उसकी हेल्प के लिए नहीं जाएंगे। और तुमने भी तो रियांस के लिए काफ़ी कुकिंग सीखी है ना? शादी से पहले तुम्हें क्या आता था? तुम खुद गिलास में पानी भी खुद की भर कर नहीं पीती थी, लेकिन तुमने कितनी मेहनत की, उसके लिए कुकिंग सीखी और रियांस को हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाकर खिलाया। अब रियांस का भी तो फर्ज बनता है इस पूरे 9 महीने वो तुम्हारी केयर करे। रूही ने क्वेश्चन को अपनी गोद में रखते हुए कहा, सही कह रही हो भाभी, मुझे तो इस वक्त किचन में जाने का नाम से ही चक्कर आ जाता है। पहले मैं कितना आसानी से कुकिंग कर लेती थी, अब तो जरा से खाने की स्मेल तक बर्दाश्त नहीं होती है। पता नहीं रियांस मेरे लिए क्या बनाकर लाएगा, कहीं ऐसा ना हो उसका टेस्ट करने से मैं खाना ही छोड़ दूँ। वही किचन में अच्छा खासा बवाल मचा हुआ था। रणवीर, रुद्र, वेदांत, अनिरुद्ध और रियांस पांचों ही अप्रैल लगाए हुए इधर से उधर भाग रही थी। वहीं किचन में काम करने वाले सेब कोने में लाइन लगाकर खड़े हुए थे, अजीब नजरों से उन्हें देख रहे थे। उन्हें तो ऐसे लग रहा था यहाँ लोग कुकिंग करने नहीं बल्कि बॉर्डर पर जंग लड़ने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने तो कलची को भी ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो उनका कोई हथियार हो। जहाँ चारों पाँचों हमेशा कुल पने घूमते थे, आज उनकी हालत देखकर तो वहाँ का काम करने वाला सेब को भी हंसी आ रही थी, पर वो सब बेचारे मन ही मन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। रणवीर के बालों पर अच्छा खासा घोंसला बना हुआ था, क्योंकि आटे का डिब्बा खोलते वक्त सारा आटा उसके खुद के ऊपर गिर गया था। वहीं वेदांत के बालों में बेसन लगा हुआ था और थोड़े बहुत गालों पर भी लगा हुआ था, और वो हाथ में कलछी फ्राई पैन पकड़े हुए इधर उधर भाग रहा था। वहीं रियांस बेचारा का तो प्याज काट काट कर ही बुरा हाल था। वो प्याज की वजह से बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था, फिर भी उस बेचारे को प्याज काटने का काम ही दिया गया था। वहीं अनिरुद्ध की हालत थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उसे कुकिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हो गया था। और रुद्र अजीब नजरों से गोभी के पत्तों को हाथ में पकड़े हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे काटना कैसे है। रियांस ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, भाई इसे निहारते ही रहोगे या फिर इसका कत्ल भी करोगे? तो रुद्र ने कहा, पर इसे काटना कहाँ से है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। वेदांत ने अपनी कवर पर हाथ रखते हुए कहा, तुझे क्या इसका बुक्के बनाकर सारिका को गिफ्ट करना है? काट दे कैसे भी। वहीं रणवीर ने वेदांत से पूछा, वेदांत पकौड़े का घोल तैयार हो गया? वेदांत जो पकौड़े का घोल बना रहा था, पर उसे वो घोल कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया था, और वो अपनी अंगुलियां बाहर निकालकर उसे टपकती हुई बूंदों को देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है रणवीर कि यह बिल्कुल ऐसे ही बनेगा? मुझे लगता है इसे थोड़ा सा तो और गाढ़ा होना चाहिए। तो रणवीर ने कहा, चल इतना हो गया है, बहुत है, इसी से काम चला लेते हैं। तभी अनिरुद्ध ने कहा, नहीं रणवीर, वेदांत सही कह रहा है, इसे थोड़ा सा और बेसन ऐड करके और गाढ़ा करूं। तो रणवीर ने कहा, माना मैंने कुकिंग नहीं की है, पर मैंने पकोड़े बनाते हुए बचपन में देखा था, मोम इतना ही पतला घोल बनाती थी। हाँ मुझे याद है, कहकर रणवीर ने जल्दी से पकोड़े वाला का घोल जैसे ही कढ़ाई के गर्म हो रहे तेल में डाला, एकदम से तेज आवाज़ के साथ छींटे उड़ने लगे। तीनों चारों एकदम से डर कर पीछे हो गए। ओ तेरी ये इतना फड़फड़ा क्यों रहा है? नाराज हो गए हो क्या? रणवीर ने हैरानी से कहा। अनिरुद्ध ने कहा, ये फड़फड़ा नहीं रहे हैं, ये फ्राई हो रहे हैं, और ये घोल तुमने बहुत ज़्यादा पतला किया है। देखो पकोड़ों कहाँ बना रहे हैं, देखो पकोड़े कहाँ बन रहे हैं, इसकी तो बूंदियाँ तैयार हो रही हैं। हटो तुम लोग, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं बना देता हूँ। तो रणवीर ने बेसन की बाउन को पटकते हुए कहा, नहीं, अपनी बीवी के लिए पकोड़े तो मैं ही बनाऊंगा, उसने मुझे बड़े प्यार से फरमाइश की है, आखिर माही को भी तो पता चले कि उसके लिए पकोड़े तब बन सकता है, पकोड़े तक बना सकते हैं। तभी वेदांत ने चौंकते हुए कहा, अरे पकोड़े महाराज, पहले अपनी पकोड़ियों को तो देखो, जलकर स्वाहा हो रही हैं, क्या यह खिलाओगे तुम अपनी बीवी को? रणवीर जल्दी से उन पकोड़ों को संभाल रहा था। जय रियांस ने नाइफ रखते हुए कहा, बस अब मुझे नहीं होगा, ये प्याज अब तुम लोग काटो। रो रो कर तो मेरी हालत ख़राब हो गई है, इतना तो मैं अपनी विदाई में भी नहीं रोया था जितना इस प्याज पे मुझे रुला दिया। तो अनिरुद्ध ने अजीब सा फेस बनाते हुए कहा, क्या तुम अपनी विदाई में रोए थे? तो वेदांत ने पूछा, हाँ रियांस, हमें कैसे पता नहीं चला? रियांस ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे मैं मजाक कर रहा था, भला लड़के भी रोते हैं क्या अपनी शादी पर? आप लोग भी ना समझते ही नहीं हो। अनिरुद्ध ने अपने सिरनामे हिलाया, फिर रणवीर से कहा, रणवीर तुम्हारी पकौड़ियाँ रायते में काम आएंगी। तभी रणवीर ने प्लेट में पड़ी हुई पकौड़ियों को देखा और कहा, ये कुछ अजीब सी नहीं लग रही हैं, मतलब मैंने तो कभी रायते में काली काली पकौड़ियाँ नहीं देखी है। तो अनिरुद्ध ने भी प्लेट में पड़ी हुई पकौड़ियों को देखते हुए कहा, अजीब नहीं, बहुत बुरी हैं, इन्हें उठाकर डस्टबिन में फेंक दो, हटो आगे से, अब मुझे घोल बनाने दो। वहीं रूम में भाभी, मुझे एक बार जाकर देखना है, वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको नहीं लगता हमें अनाड़ियों को भेज दिया है किचन में? रूही ने कहा। तो सारिका ने कहा, सही कह रही हो रूही, सिर्फ आधे घंटे का काम था और इन लोगों ने पूरे 3 घंटे लगा दिए, क्या कर रहे हैं आखिर ये सभी किचन में? कुछ देर बाद माही, सारिका, रूही, प्रिया और शनाया तीनों
जैसे ही किचन में आई, किचन की हालत देखकर तीनों के मुंह पर एक जोरदार चीख निकली। यह क्या किया तुम लोगों ने? उसकी आवाज़ सुनकर रणवीर, रुद्र, वेदांत, अनिरुद्ध और रियांश उन्होंने अपनी अपनी बीवियों की तरफ देखा, जो हैरानी से पूरे किचन को देख रही थी। माही की नज़र गैस पर रखी कढ़ाई पर गई। उसने कन्फ्यूजन से पूछा, ये कढ़ाई में क्या है? रणवीर ने बड़े प्राउडली कहा, ये पकौड़े हैं माही, मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, खुद अपने हाथों से। उन पकौड़ों का कलर और शेप देखकर तो माही को तो बाकियाँ ही आने लगी। वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर किचन से बाहर भागी। रणवीर ने कहा, इसे क्या हो गया? मैं इतनी मेहनत से इतनी टेस्टी और डिलीशियस पकौड़ी बना रहा हूँ और ये देख भी नहीं पा रही है। मेरी मेहनत को तो कदर ही नहीं की इसने। ऐसे इसे हुआ क्या है? वहीं रियांश की हालत देखकर रूही ने पूछा, तुम क्यों यहाँ लुटे पुटे बैठे हो? तुमने कुछ बनाया भी है कि ऐसे ही यहाँ टाइम पास करते आए हो? तो रियांश ने बत्ती सी दिखाते हुए टेबल पर रखे हुए प्लेट को उठाकर रूही की तरफ बढ़ाया और कहा, मैंने ये सलाद बनाए हैं, देखो कितना टेस्टी लग रहा है। रूही ने सलाद की तरफ देखा और बेचारी जैसी शक्ल बनाकर रियांश से कहा, तुमने मेरे लिए सिर्फ सलाद काटा? ये क्या है रियांश, क्या तुम मुझे सिर्फ यही खिलाना चाहते हो? रियांश ने बेचारों सी शक्ल के साथ हाथ में पकड़े हुए प्लेट को देखा और फिर कहा, रूही बेबी, मुझे यही आया तो मैंने इसे ही काट दिया। तो रूही ने स्माइल करते हुए सलाद का एक पीस उठाकर मुंह में डाला और कहा, कोई बात नहीं, तुमने पहली बार मेरे लिए कुछ किया है तो मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ। रूही का ऐसा रिएक्शन देखकर रियांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं सारिका ने भी रुद्र को अच्छे से क्लास लगा दी। और तुम ये हाथ में गोभी का फूल पकड़े हुए क्यों खड़े हो? जिंदगी में कभी गोभी नहीं देखी क्या? रुद्र ने हैरानी से अपने हाथ में पकड़े हुए गोभी को देखा और कहा, है ये गोभी है, और मैं कहूँ कि आखिर ये फ्लावर है किसका? अनिरुद्ध ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, रुद्र, इतनी देर से हम इसे गोभी ही कह रहे थे, तुम क्यों भिंडी सुन रहे थे? तो रुद्र ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, अरे नहीं, भिंडी तो लाल होती है ना, पर ये तो वाइट है ना। सारिका ने अपना माथा पीटते हुए कहा, सट अप रुद्र, किसी काम के नहीं हो तुम। लाल टमाटर होते हैं, भिंडी नहीं, भिंडी ग्रीन होती है। दोस्तों, ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा फनी था, इसीलिए मुझे बीच बीच में हंसी आ रही थी, उसे इग्नोर कर देना। कुछ देर बाद रणवीर माही की टमी को बहुत देर से किस कर रहा था, जिसे माही को बहुत गुदगुदी हो रही थी। माही ने हंसते हुए कहा, रणवीर क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, गुदगुदी हो रही है। तो रणवीर ने कहा, चुपचाप लेटी रहो माही, मुझे अपनी बेबी को बहुत सारा प्यार करना है। तो माही ने कहा, तुम्हारे प्यार के चक्कर में हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया। तो रणवीर ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है और कहीं तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना? तो माही ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रणवीर, मुझे बहुत हंसी आ रही है, मुझे वैसा वाला दर्द नहीं हो रहा है। तो रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ तो हंसती रहो ना। कहते हैं माँ अगर 9 महीने तक खुश रहे ना तो बच्चा भी हंसता हुआ ही पैदा होता है, वरना रोंदू सा बेबी पैदा होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी रोंदू हो, वो मेरी तरह खुश मिजाज होना चाहिए। कहकर रणवीर एक बार फिर से माही की टमी पर किस करने लगा और किस करते हुए ही बोला, बेबी अपनी मम्मा को परेशान मत करना, क्योंकि तुम्हारी मम्मा को परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है, मतलब तुम्हारे डैडी का, समझे? तो माही ने रणवीर को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ जैसे वो तुम्हारी बातें बड़ी समझेगा। तो रणवीर ने कहा, क्यों नहीं समझेगा, बिल्कुल इसे समझना पड़ेगा, ये इसके डैड का ऑर्डर है। माही ने हंसते हुए कहा, रणवीर, बच्चे किसी का ऑर्डर नहीं मानते हैं, बल्कि जब ये छोटे होते हैं ना तो उन्हें हर ऑर्डर को हमें फॉलो करना पड़ता है, और अगर हम उनका ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं ना तो वो रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। रणवीर अभी माही से कुछ कहने ही वाला था कि उसके दोनों बच्चों भी जल्दी से रूम में भाग कर आए और बेड पर चढ़कर कूदते हुए बोले, मम्मा डैडा, आज हम आप लोगों के पास सोएंगे, हमें भी तो बेबी के पास सोना है। रणवीर को डर था कि कहीं बच्चे माही के ऊपर गिर ना जाए और माही को कभी चोट ना लगे, इसीलिए उसने दोनों बच्चों से कहा, ऐसे कूदो मत और चुपचाप बैठ जाओ, मम्मा को चोट नहीं लगनी चाहिए। तो हीर ने कहा, क्यों, हमें तो पहले भी ऐसे ही जंप करते थे ना। तो रणवीर ने हीर को पकड़कर अपनी गोद में बिठाया और कहा, पहले की बात अलग थी ना हीर, अब तुम्हें पता है छोटू सा एक बेबी आने वाला है, और अगर तुम गलती से मम्मा के ऊपर गिर गई तो बेबी को चोट लग सकती है ना। तो हीर ने अपने गाल पर अंगुली लगाते हुए कहा, वो मम्मी की टमी में है ना, बेबी अभी तो छोटू सा है ना। रणवीर ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तो हीर ने बहुत ही क्यूट तरीके से अपने फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहा, ओ डैड, आपको नहीं पता, प्रिया मासी की टमी में भी तो बेबी था ना, ऐसे ही मम्मा की टमी में भी है, और हम भी तो छोटे थे तो मम्मा की टमी में ही तो थे। रणवीर ने हैरानी से हीर की तरफ देखा और फिर माही से कहा, कि आजकल के बच्चों को इतनी नॉलेज मिलती कहाँ से है माही? इस उम्र में हम तो ये समझते थे कि आसमान से एंजल आती है और बच्चों को माँ के पास रख कर चली जाती है। जब रूही हुई थी ना तो हमें ये बात सोचते थे कि रूही को एक एंजल लाकर चाची के बगल में रख गई, वो तो काफ़ी टाइम बाद जब हम बड़े हुए तब हमें पता चला कि बच्चे तो मम्मी की टमी से आते हैं। आजकल के बच्चों को देखो, नॉलेज के मामले में हमें भी फेल कर देते हैं। माही ने कहा, रणवीर, तुम तो फिर भी ये सोचते थे कि एक एंजल आकर बच्चों को माँ के पास सुला जाती है। बिल्कुल, मैं तो पता है क्या सोचती थी कि मेरे माँ पापा मंदिर में गए और मुझे वहाँ से उठाकर लेकर आए। तभी हीर ने अपनी माँ को हक करते हुए कहा, मम्मा हम आज यहीं सोएंगे, हम नहीं जा रहे हैं अपने रूम में। तो माही ने कहा, पर बेबी तुम अब बड़े हो गए हो ना, अपने रूम में ही क्यों नहीं सोते? तो हीर ने कहा, नहीं मम्मा,
आज हमारा आपके पास सोने का मन है। हमें बहुत दिन से आपके पास नहीं सोए हैं ना। पहले तो आप कैसे हमारे पास ही सोती थी और हमें स्टोरी भी सुनाती थी, अब तो आप बिल्कुल भी हमारे पास नहीं सोती हो। तो रणबीर ने अपनी बेटी को मनाते हुए कहा, ठीक है आज तुम हमारे पास ही सो जाओ, पर अपने डैडी के पास, मम्मा के पास नहीं। दरअसल रणबीर को डर था कि रात को वो कहीं हीर नींद में माही के पेट पर किक ना कर दे, क्योंकि उसे पता था कि हीर आड़े टेढ़े तरीके से बेड पर सोती है। दोनों बच्चे तो इस बात में भी खुश हो गए कि आखिर वो दोनों ही अपने पेरेंट्स के पास सोएंगे। रात के वक्त माही, हीर और माहिर तीनों के को ही गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन रणबीर को भी तो नींद नहीं आ रही थी। उसे तो माही को अपनी बाहों में भरकर सोने की आदत जो थी, वो तो आधी रात तक कभी इधर तो कभी उधर करवट बदल रहा था। आखिरकार इरिटेट होकर वो उठकर बैठ गया और उसने माही की तरफ देखा जो बिल्कुल सुकून से सोई थी। फिर उसकी नज़र अपने दोनों बच्चों पर गई जो अपनी माँ से चिपक कर सो रहे थे। एक बार तो रणबीर के फेस पर स्माइल आ गई। अपनी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को देखकर उसे तो इमेजिंग भी कर लिया कि जब तीसरा आएगा तो वो कहाँ सोएगा। तभी रणबीर ने नोटिस किया कि माही बिल्कुल ही बेड के साइड में सो रही है और अगर उसे जरा सी भी करवट बदली तो वो नीचे गिर सकती है। दरअसल दोनों ही बच्चे एडे टेढ़े तरीके से दोनों के बीच में सो रहे थे, जिसकी वजह से माही नींद में खिसकते हुए बेड की कोर्नर तक पहुंच गई थी। रणबीर जल्दी से खड़ा हुआ और दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा साइड करते हुए माही को ढंग से बेड पर लिटा दिया। माही इस वक्त बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी, इसीलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब रणबीर ने उसे सही तरीके से बेड पर लिटा दिया। अब रणबीर ने अपनी कमर पर हाथ रखकर सोचा, मुझे लगता है दोनों बच्चों को उसके रूम में छोड़ कर आना पड़ेगा। अगर फिर से माही ऐसे ही खिसकते हुए बेड के साइड में पहुंच गई तो मैं ऐसे कोई रिस्क नहीं ले सकता, और वैसे भी हमारे दोनों बच्चे सो चुके हैं तो अब उन्हें क्या पता चलेगा भला। रणबीर ने एक एक बच्चों को ले जाकर उसके रूम में अच्छे तरीके से सुलाया और वापस अपने रूम में आकर माही को पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसे अपनी बाहों में भर कर लिया। अब जाकर रणबीर को बड़ी सुकून की नींद आई और इधर वेदांत नींद में अपनी बेबी को गोद में उठाए इधर उधर चक्कर काट रहा था। दरअसल वेदांत सो ही नहीं रहा था, अक्सर वो रात को जागता रहता था और अपनी नींद दिन में ही पूरी कर लिया करता था। अब प्रिया दिन में भी वेदांत को संभाल कर बहुत परेशान हो जाती थी, इसीलिए रात को जब वो थक जाती थी तो वो वेदांत को जगा देती थी ताकि वो वेदांत को थोड़ी देर के लिए संभाल ले। जब वेदांत टहलते हुए थक गया तो वो बच्चे को लेकर सोफे पर बैठ गया और उसने अपने बेबी को अपने ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लिया था और वो बहुत ही धीरे धीरे बच्चे की बैक को रब कर रहा था। उसकी खुद की आंखें भी नींद से बोझिल हो रही थी। उसने एक नज़र प्रिया की तरफ देखा जो इस वक्त गधे घोड़े बेचकर आराम से सो रही थी। उसने प्रिया को नहीं जगाया क्योंकि उसे पता था कि आधी रात तक प्रिया खुद जागी हुई थी और अभी कुछ देर पहले ही उसे नींद लगी है। वेदांत ऐसे ही बच्चे के लिए सोफे पर लेट गया। उसे दोनों हाथों से अपने बच्चे को अच्छे से होल्ड किया हुआ था ताकि अगर उसे नींद भी आ जाए तो उसके ऊपर से गिर ना जाए। कुछ ही देर में वेदांत को भी गहरी नींद आ गई। वेदांत भी अपने डैड के ऊपर बहुत ही सुकून से सोया हुआ था। दूसरे दिन जब प्रिया की नींद खुली तो उसने सोफे पर वेदांत को सोते हुए देखा। वेदांत उसके बगल में ही उसकी बाहों में सोया हुआ था। दोनों बाप बेटे को इस तरह सुकून से सोते देखकर प्रिया के होठों पर स्माइल आ गई। उसने अपने पति पर भी बहुत प्यार आ रहा था क्योंकि रात भर वेदांत को अच्छे से संभाल लिया था। वेदांत वाकई में बच्चों को संभालने के लिए प्रिया की काफ़ी हेल्प करता था क्योंकि वेदांत जानता था कि प्रिया नींद की कितनी ज़्यादा भूखी है और अगर वो ढंग से सो नहीं पाती है तो पूरा दिन चिड़चिड़ी रहती है। हालांकि दिन में बेबी पूरी दिन किसी न किसी की गोद में रहता ही था, पर वो इतना छोटा था कि ज़्यादा देर तक अपनी माँ के दूर नहीं रह सकता था। प्रिया ने अपने छोटे से बेबी को अपनी गोद में लिया और झूले में उसे अच्छे तरह से ब्लैंकेट से कवर करके सुला दिया। फिर एक ब्लैंकेट उसके वेदांत के ऊपर भी अच्छे से कवर कर दी। वो वेदांत की नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि वेदांत पूरी रात नहीं सोया होगा, इसीलिए वेदांत की नींद की अर्ली मॉर्निंग ही लगी होगी, इसीलिए उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और वेदांत भी सुकून की नींद ले रहा था। तो इन दोनों प्यारे से कपल के लिए एक लाइक तो बनता है। आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। रणबीर माही का बहुत ज़्यादा ही अच्छे से ख्याल रख रहा था। वहीं माही भी रणबीर का इस एक्स्ट्रा केयर से थोड़ी बहुत चिढ़ने भी लगती थी, पर फिर भी वो रणबीर की केयर को कहीं ना कहीं इंजॉय कर रही थी क्योंकि इस केयर में उसे रणबीर का प्यार साफ तौर पर महसूस होता था। अनिरुद्ध एक जरूरी मीटिंग हैंडल करने के लिए एक होटल आया हुआ था। मीटिंग खत्म होने के बाद वापस कंपनी जाने के लिए जैसे ही पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी के पास आया तभी उसका फोन रिंग करने लगा। अनिरुद्ध उस नंबर को पहचानता था। ये उसके ड्राइवर का ही नंबर था जिसकी ड्यूटी रोज आरव की स्कूल में लाने और छोड़ने की होती थी। अनिरुद्ध ने जब उस नंबर को देखा तो उसने कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उसने जल्दी से फोन पिक करते हुए कान पर लगा लिया और सामने वाले की बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी वाले एक्सप्रेशन नजर आने लगे। बट क्या मतलब है कि आरव स्कूल में नहीं है? तुम वक्त पर तो पहुंच गए थे ना उसे लेने के लिए? तो सामने से ड्राइवर ने घबराते हुए आवाज़ में कहा, जी सर, मैं तो हमेशा स्कूल छूटने के आधे घंटे पहले ही पहुंच जाता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ। आरव बाबा स्कूल से बाहर ही नहीं आए। तो अनिरुद्ध ने कहा, ठीक है मैं जल्दी पहुँच रहा हूँ, तुम मेरा वहीं वेट करो। कहकर अनिरुद्ध जल्दी से फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट को संभालते हुए वहाँ से निकल गया। अनिरुद्ध ने बहुत ही स्पीड से गाड़ी को ड्राइव किया था जिसकी वजह से 15 मिनट में ही स्कूल बिल्डिंग के पास पहुंच चुका। अनु जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और देखा ड्राइवर उसका ही इंतजार कर रहा है। उसने ड्राइवर के पास आकर पूछा, तुमने बाहर निकलने वाले सभी बच्चों पर नजर रखी थी ना कि उसमें से कोई आरव तो नहीं था? हो सकता है शायद वो अपने दोस्त के साथ चला गया हो। तो ड्राइवर ने कहा, नहीं सर, आरव बाबा ऐसे कभी किसी के साथ नहीं जाते। अगर उन्हें कहीं जाना होता है तो मुझे बता कर ही जाते हैं ताकि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। अनुज ने कहा, ठीक है। वो जल्दी से स्कूल बिल्डिंग के अंदर चला गया। स्कूल छूटे अभी
आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं हुआ था। इसी वजह से सभी टीचर और स्टाफ वहीं मौजूद थे। अनिरुद्ध ने सबसे आरव के बारे में पूछा तो पर किसी का भी आरव के बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि उसने अपने पीओ की क्लास का हर एक रूम चेक कर लिया था, तो उसने भी कहा था कि उन्हें आरव कहीं भी नहीं मिला। अब अनिरुद्ध को टेंशन से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कहाँ चला गया आरव, और ऐसे कैसे वो गायब हो गया हो सकता है। अब मैं सनाया को क्या जवाब दूंगा, वो पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। जब से डेनियल की फैमिली ने आरव के लिए कस्टडी केस किया है तब से अनिरुद्ध एकदम से चौकन्ना हुआ था। वह बोला, कहीं उन लोगों ने तो आरव को किडनैप नहीं किया। सोचकर ही अनिरुद्ध के फेस पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकालकर रणवीर का नंबर डायल किया। सामने से फोन पिक होते ही कहा, रणवीर तुम कहाँ हो। रणवीर ने कहा, मैं तो अभी अपने ऑफिस में ही हूँ। क्यों, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है क्या। तो अनिरुद्ध ने कहा, हाँ रणवीर, परेशानी वाली ही बात है, आरव मिल नहीं रहा है, वो स्कूल में ही गायब हो गया है। मुझे शक है कि कहीं उन लोगों ने तो। अनिरुद्ध की बात सुनकर रणवीर एकदम से परेशान हो गया और बोला, क्या आरव स्कूल से गायब हो गया, वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है। तो अनिरुद्ध ने कहा, मुझे शक है कहीं उन लोगों ने तो आरव को किडनैप नहीं किया है। रणवीर ने कहा, ठीक है, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, तुम वहीं पर मेरा वेट करो, कहकर रणवीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब अनिरुद्ध काफ़ी देर से रणवीर का वेट कर रहा था। कुछ ही देर में रणवीर की गाड़ी वहाँ आकर रुकी और रणवीर जल्दी से गाड़ी से निकलकर बाहर आया। उसने अनिरुद्ध को परेशान हालत में वहीं खड़े हुए देखा और उसके पास आकर पूछा, क्या तुमने स्कूल के हर क्लासरूम चेक करवाया। अनिरुद्ध ने कहा, मैंने खुद जाकर सारे रूम चेक किए हैं, पर आरव मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सनाया को क्या जवाब दूंगा। पहले ही वो काफ़ी स्ट्रेस में रहती है जब से उन लोगों ने आरव के लिए केस फाइल किया है। जब उसे पता चलेगा कि आरव स्कूल से गायब हो गया है तो पता नहीं, वो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कहकर अनिरुद्ध ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को पकड़ लिया। कुछ सोचते हुए रणवीर ने ड्राइवर से पूछा, कितना वक्त हुआ है स्कूल छूटे हुए। तो ड्राइवर ने बता दिया कि अभी सिर्फ 45 मिनट ही हुए हैं, मैं तब से ही यहीं हूँ और मुझे आरव बाबा बाहर आते हुए नहीं दिखे। तो रणवीर ने गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए किसी का नंबर डायल कर दिया और कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद अपने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने अनिरुद्ध से कहा, तुम चिंता मत करो, वो जो कोई भी है इस शहर से तो बाहर नहीं जा पाएगा, ना बाय एयर और ना ही बाय रोड। तुम एक काम करो, सनाया के पास जाओ और सनाया को तुम बताना ही होगा क्योंकि काफ़ी वक्त बीत चुका है। सनाया भी आरव के लिए घर में परेशान होगी। अनिरुद्ध ने अपना सिर हाँ में हिलाया और जाकर गाड़ी में बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सनाया को कैसे संभाले और इस हालत में सनाया का स्ट्रेस लेना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि सनाया का 7th मंथ चल रहा था। आरव के गायब होने की खबर वेदांत रुद्र तक भी पहुंच चुकी थी। उन लोगों ने भी आरव को हर जगह ढूंढने के लिए अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। अब रणवीर ने के आदमी आरव को ढूंढने के लिए पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर छान रहे थे। वहीं एक गोदाम में आरव के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी और कुछ आदमी वहीं खड़े आपस में बात कर रहे थे। रणवीर रॉय कपूर के आदमी हमें सब जगह ढूंढ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है इसे हम इस शहर से बाहर कैसे निकालें। एक बार हम इस शहर से बाहर निकल जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। तभी दूसरे आदमी ने कहा, पर हम यह काम आज के आज ही करना होगा। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे और अगर हमें वक्त पर इस बच्चे को वहाँ नहीं पहुँचाया तो वो लोग हमें भी मार देंगे। तभी उसमें से एक आदमी ने आरव की तरफ देखा जो अभी भी बेहोश था और पर्स पर लेटे हुए था। अभी फिलहाल 2-3 घंटे तक इस बच्चे को होश नहीं आने वाला, तब तक हमें बॉस से बात कर लेनी चाहिए, कहकर वो आदमी उस रूम से बाहर निकल गया। बाहर आकर उस आदमी ने अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया। सामने से 1-2 रिंग जाने के बाद ही फ़ोन पिक कर दिया गया। तो उस आदमी ने कहा, बॉस, हमने बच्चे को किडनैप तो कर लिया है लेकिन रणवीर के आदमी में हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वो हमें शहर से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो सामने से एक भारी आवाज़ आई, अगर कल तक उस आदमी तुम्हें इस शहर से बाहर नहीं निकलने देते हैं तो इस बच्चे को ख़त्म करके कहीं भी फेंक देना। चाहे तो मैं यही था कि इस बच्चे को मैं अपने हाथों से मारूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि बच्चा अब जिंदा रणवीर के अनिरुद्ध के हाथों लगे। वैसे भी इस बच्चे के मरने से ही मेरे सारे मकसद पूरे होंगे। ये कोई और नहीं, मार्कस था जिसके अंदर इस वक्त दुनिया जहाँ का गुस्सा भरा हुआ था, वो भी रणवीर और अनिरुद्ध के लिए, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही रणवीर और अनिरुद्ध ने बेदर्दी से उसके बेटे को मार डाला था और वो इन दोनों से बदला लेने के लिए पागल हुए घूम रहा था। इसीलिए उसने आरव को ही किडनैप करवाया था। अनिरुद्ध का मेंशन, क्या कहाँ है मेरा आरव, अनिरुद्ध बताओ, वो तो स्कूल गया था ना, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, हटो, मुझे जाने दो, मुझे अपने आरव को ढूंढना है, मेरा बेटा कहाँ है। अनिरुद्ध कहते हुए सनाया जैसे ही बाहर भागने लगी, अनिरुद्ध ने उसे पकड़ लिया और उसे शांत करवाते हुए कहा, सनाया प्लीज़ संभालो खुद को, हम सब कोशिश कर रहे हैं, आरव हमें जल्द मिल जाएगा, वो इसी शहर में है, उसे कोई भी इस शहर से बाहर नहीं ले जा सकता। पर सनाया तो अनिरुद्ध की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो तो अनिरुद्ध की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। नहीं छोड़ो मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, वो लोग उसे कुछ नहीं कर देना चाहते, वो लोग मुझे मार डालेंगे, छोड़ो मुझे अनिरुद्ध, छोड़ो मुझे, मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा आरव चाहिए। आरव, मैं आ रही हूँ बेटा, मम्मा आ रही है तुम्हारे पास, तुम डरो मत, मेरे बच्चा पता नहीं वो किस हालत में होगा। सनाया चीखती चिल्लाती जा रही थी। सनाया का इस हालत में देखकर अनिरुद्ध की आंखें नम हो गई। अनिरुद्ध एक माँ के दिल की तड़प को अच्छे से समझ रहा था। सनाया इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रही थी और वो अनिरुद्ध की बाहों में बेहोश हो गई। सनाया को ऐसे बेहोश देखकर अनिरुद्ध एकदम से घबरा गया। उसने सनाया के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश की। सनाया उठो, सनाया प्लीज उठो सनाया। अनिरुद्ध को इस बात का डर था, लेकिन सनाया को वो कहता भी तो क्या कि आरव कहाँ गया। उसने जल्दी से अपने फ़ोन से डॉक्टर की कॉल किया और सनाया को अपनी गोद में उठाकर उसे रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद देखिए मिस्टर अनिरुद्ध, सनाया की तबीयत
बिल्कुल ठीक नहीं है। स्ट्रेस की वजह से उसकी प्रेगनेंसी पर भी असर पड़ रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो हमें इसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी। अनुज ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा, प्रीमेच्योर डिलीवरी डॉक्टर? पर अभी तो इनका सिर्फ 7th मंथ ही चल रहा है। तो डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन अगर हमें इस हालत में प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है कि बच्चे और सनाया के लिए खतरा हो सकता है। फिलहाल के लिए हमें कल तक का वेट करना होगा। मैं कल वापस आकर सनाया का एक बार फिर से चेकअप करूंगी, कहकर डॉक्टर रूम से बाहर चली गई। अपने चेहरे पर अपनी हथेलियों से ढककर थम से वहीं सोफे पर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जहाँ तक एक तरफ उसे आरव की चिंता हो रही थी, वहीं सनाया और अपने आने वाले बच्चे की भी फिक्र हो रही थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं ऐड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी कहानी को एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।